जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। इंडिया से हर साल हजारों बच्चे एमबीबीएस करने के लिए विदेशों में जाते हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं, रशिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, इजिप्ट है, ईरान है, नेपाल, बांग्लादेश, चाइना, बहुत सारे कंट्रीज हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने वाला हूं कि आप कहीं पर भी जाओ, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे फील होंगे कि ये एक प्रो है, और बहुत सारी चीजें कि ये कॉन्स हैं जो आपको कोई भी नहीं बताता। बहुत जल्दी से तो कोई नहीं बताता, एडमिशन होने के बाद बता देंगे वो बात अलग है, लेकिन स्टार्टिंग में कोई नहीं बताता। बिना किसी देरी के बताना शुरू करता हूं। देखिए, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करने का सोच रहे हैं तो एक फी स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इंडिया में अगर प्राइवेट से करेंगे तो भाई आप 1 करोड़ मान के चलो, मिनिमम 65-70 लाख तो लग ही जाते हैं। तो आप फी स्ट्रक्चर कम करने के लिए जाते हो कहां पर? अब्रॉड, कहीं विदेश में आप जाते हो फी स्ट्रक्चर की वजह से। अब ये जो फी स्ट्रक्चर है, इसमें आप मान लीजिए किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, किसी एजुकेशनल कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं, आप उनसे लिखित में मांग लीजिए कि आपका इतना इतना फी स्ट्रक्चर है। बाद में कोई हिडन चार्जेस ना हो, कोई उसमें किसी तरह का कोई छुपा हुआ अमाउंट ना हो कि आपको बाद में बताया 25 लाख है, पहुंच गया 30 लाख। ये प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो, इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई, लगभग सब आपको बता देंगे, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो यहां से शुरू होती हैं। आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया था, आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं, क्वालिफाइड नहीं है। अब आप जिसका क्वालिफाइड नहीं है उसको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन नहीं मिल सकता। मतलब एडमिशन मिल तो जाएगा, लेकिन जब आप लौट करके वापस आओगे इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि आपका नीट का एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाइड नहीं था। उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने नीट 2024 दिया था, नीट 2023 दिया था, या नीट 2022 दिया था, इनमें से किसी एक नीट का आपका जो रिजल्ट है वो 3 साल तक वैलिड रहता है। तो आपका अगर पुराना नीट क्वालिफाइड है, आपने क्वालिफाई किया हुआ था, आप उसके बेसिस पर आप उसके बेसिस पर अब्रॉड एमबीबीएस करने के लिए जा सकते हो, डॉक्टर आप लोग बन सकते हो। इसमें बहुत सारे डाउट्स, क्वेरीज हैं, अगर आपको उनका सबका सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए, चॉकटॉक की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आप फ्री में सारे डाउट्स, क्वेरीज ट्रांसपेरेंसी के साथ में पूछ सकते हो, ताकि आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए। साथ ही में ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब हम इंडिया एमबीबीएस की बात करते हैं तो इंडिया में हमारा क्या है, 4.5 ईयर्स का ड्यूरेशन है कोर्स का, 1 साल की इंटर्नशिप है, तो टोटल जो है ये इंडिया में मैक्सिमम तो मैक्सिमम कितने में पूरा हो जाएगा? 5.5 ईयर्स में पूरा हो जाएगा। या अगर हम बात करें ब्रॉड से एमबीबीएस की, तो वहां पर आपको यही ड्यूरेशन कितने का पड़ेगा? 6 ईयर्स का पड़ेगा। 5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप है। अब इंटर्नशिप की जब बात आती है तो बच्चे कहते हैं कि सर हम इंटर्नशिप वहीं से करके आएंगे या इंडिया से आके करेंगे। देखो ऐसा होता है, जब आप वहां से एमबीबीएस कर रहे हो ना, तो आपको इंटर्नशिप भी वहीं से करनी पड़ेगी। 5 साल का आपका जो एक प्रोग्राम है एमबीबीएस का वो तो है ही है, आपको वहां पर भी 1 साल की करनी पड़ेगी। कुछ जगहों पर 18 महीने की इंटर्नशिप भी होती है, ज्यादा भी होती है। तो अलग अलग ये कंट्री टू कंट्री या यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है, लेकिन मिनिमम आपको 1 साल की वहां पर इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। उस इंटर्नशिप को करने के बाद में आप इंडिया आओगे, यहाँ पर जो आपका रहेगा वो आप करोगे, जितना भी आपका इंटर्नशिप करनी है या आपको जो है एग्जाम पास करना है वो आपको करना रहेगा। तो वहां पर ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है एमबीबीएस का एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इसका एक ये कौन है, इंडिया में जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, वहां से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, लेकिन बजट का बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, तो वो 6 महीने या 1 साल मैनेजेबल हो सकता है। ये एक बात हो गई। अब यहाँ से जो जितनी भी नीचे की बातें हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ मेडिकल लाइसेंस के बारे में। आप ऐसा मान लीजिए, आप एमबीबीएस करने के लिए गए थे कहाँ पर? रशिया। आप रशिया एमबीबीएस करने के लिए गए थे। रशिया में जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर एग्जाम तो हमें इंडिया में देना पड़ेगा ना, एलिजिबिलिटी एग्जाम, एग्जिट एग्जाम। बेटा इंडिया में तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको एमबीबीएस जब आपका पूरा हो जाएगा वहां पर, तो वहां पर आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम देने के बाद ही आपको वहां का क्या मिलेगा? मेडिकल लाइसेंस मिलेगा। अब आप इस चीज को प्रो कह लो या इसका कॉन्स में इसको गिन लो। आपको एमबीबीएस पूरा होने के बाद वहां एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद मेडिकल लाइसेंस मिलेगा।
इस मेडिकल लाइसेंस के मिलने के बाद ही आप इंडिया में नेक्स्ट एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। अब आप बोलोगे तो दो एग्जाम हो गए। जी बिल्कुल, दो एग्जाम हो गए। एक तो एमबीबीएस के बाद तुरंत हो गया, फिर आपको मेडिकल लाइसेंस मिल गया रशिया का, फिर आप यहाँ पे आओगे, यहाँ आप नेक्स्ट एग्जाम दोगे, तब यहाँ पर आप क्या होगे, एलिजिबल होगे आगे के एग्जाम्स के लिए। तो ये वाली चीज एक हो गई। इसके अलावा भी जब आप यहाँ से जाओगे एडमिशन लेने के लिए, जब आपका नीट क्वालिफाई हो गया, आपने अप्लाई कर दिया, आप रशिया में पहुंच गए, रशिया में पहुंचने के बाद भी आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वो चाहे ओरल इंटरव्यू हो या रिटन टेस्ट हो, आपको ये देना पड़ेगा वहां एडमिशन लेने से पहले भी, और आपको इसमें जो है वो पास करना पड़ेगा, और इसमें पास होने के बाद ही आपका वहां के एमबीबीएस में एडमिशन होगा, तभी आप आगे कर पाओगे। तो आप अपने जिस भी कंसल्टेंट से या कंसल्टेंसी से एडमिशन करवा रहे हैं, जिसके थ्रू, उनसे इस चीज के बारे में ट्रांसपेरेंसी के साथ पूछ लेना। कितने लोगों को ये बात नहीं पता थी, कमेंट करके जरूर बताना कि वहां पर एंट्रेंस भी देना पड़ेगा। एंट्रेंस के बाद में आपको बीच में 2 साल बाद भी एक एग्जाम होगा आपका, जब आप अपने क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जाएंगे। उसके बाद एमबीबीएस पूरा होने के बाद भी एक एग्जाम होगा। एमबीबीएस एग्जाम होने के बाद में भी फिर आप जब इंडिया आओगे तो आपको नेक्स्ट एग्जाम भी देना पड़ेगा। ये चीजें सबको पता होनी चाहिए एमबीबीएस करने का, जो लोग विदेश से सोच रहे हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्स की बात हो गई। अब इस इतने सारे एग्जाम्स हो गए, हम इनको चाहे तो कॉन्स कह लें। इनके प्रोज के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इनके फायदे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप वहां पर एमबीबीएस करने के बाद में एक एग्जाम दे रहे हो वहां का, रशिया का, और आपको क्या मिल गया, वहां का मेडिकल लाइसेंस आपको जो है वो मिल गया है। अब इसका एक फायदा तो ये है, ये जो एग्जाम है दोस्तों, इसकी जो आपने प्रिपरेशन की थी, इसी प्रिपरेशन से आपका किसका काम चल जाएगा, जब इंडिया में आप आओगे नेक्स्ट का एग्जाम दोगे तो इसी से आपका नेक्स्ट की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बुक्स अलग हैं, क्या हुआ, सिलेबस पढ़ना तो डिजीज के बारे में ही है ना, क्लिनिकल चीजों के बारे में पढ़ना है ना, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को तो नहीं बदल पाओगे ना। इसी एग्जाम की प्रिपरेशन से नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो गई। ये जो आपका मेडिकल लाइसेंस मिला है रशिया का, हम रशिया की सिर्फ एक बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग रूल हो सकते हैं। ये लाइसेंस अब आप इससे रशिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्लस आपने नेक्स्ट एग्जाम जब क्वालिफाई कर लिया तो आपके पास में इंडिया का भी मेडिकल लाइसेंस हो जाएगा, आप इंडिया में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपके पास में दो कंट्री के मेडिकल लाइसेंस हो गए, दोनों जगह प्रैक्टिस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, और आपका एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन में नेक्स्ट एग्जाम भी क्वालिफाई हो गया। तो इसका ये प्रो भी है, इसका बेनिफिट भी है, लेकिन इतने सारे एग्जाम, इसको हम थोड़ा इसकी कॉम्स में भी इसको रख सकते हैं। ये वाली बात हो गई। तो मेडिकल लाइसेंस इंडिया और अब्रॉड का है। अब बहुत सारे लोग इस चीज में ये कहते हैं, सर हम जा रहे हैं एमबीबीएस करने के लिए, हम तो वहीं से क्या कर लेंगे, पीजी कर लेंगे, पीजी करके आएंगे। पीजी ऑप्शंस में बहुत बड़ा झोल है। एंट्रेंस तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए। पीजी ऑप्शंस अगर आप सुन लोगे तो चौंक जाओगे। मान लीजिए आपने रशिया से एमबीबीएस कर लिया, और उसके बाद आपने क्या कर लिया, पीजी, रशिया से ही आपने पीजी भी कर लिया। बेटा आपको बता दूं, ये पीजी इंडिया में वैलिड ही नहीं है। इस पीजी को करके आप इंडिया में प्रैक्टिस ही नहीं कर सकते, नॉट वैलिड। क्यों? इंडिया का स्टैंडर्ड अलग है, इंडिया मानेगा ही नहीं इसको। अगर आपको पीजी करना है तो आप रशिया से एमबीबीएस करके आओ, उज्बेकिस्तान से करके आओ, ईरान से करके आओ, कहीं से भी करके आओ, लेकिन पीजी कहाँ आके करोगे आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमडी या एमएस आप इंडिया से ही आके करो, तभी वो वैलिड होगा। पता नहीं ये चीज लोग बहुत सारे काउंसलर बताते हैं कि नहीं बताते हैं, अपने पैसों वैसों के चक्कर में भेज देते हैं बच्चों को ऐसे ही, और बाद में बच्चों को ये चीजें पता चलती हैं तो फिर बड़ा दुख भी होता है, वो फंस जाते हैं। तो एमबीबीएस आप वहां से करो, पीजी आपको वहां से नहीं करना है, वो पीजी इंडिया में वैलिड नहीं होगा, पीजी इंडिया से करो। या फिर अगर आप बहुत सारे, चलो एक 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 क्वेश्चन अभी आगे भी आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ये तो चलो एक पीजी का ऑप्शन हो गया। लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें जाना है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, जहां पर इंग्लिश बोली जाती है, वहां से हमें एमबीबीएस करना है।
तो बेटा पहली बात तो ये है इस चीज से रिलेटेड, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाओगे तो 5 ही कंट्री हैं। अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। ये 5 ही कंट्रीज हैं जिनमें इंग्लिश बोली जाती है और वहां से एमबीबीएस होता है। अगेन वहां पर एंट्रेंस लिया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में नीट का एग्जाम होता है, नीट एंट्रेंस होता है, वहां पर भी एंट्रेंस होता है। और अगेन इसका जो लेवल है वो नीट से भी कई गुना ज्यादा टफ होता है। तो पहले तो नीट से ही जान छुड़ा लो। इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में तो जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक बार आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में चले गए, आपका एडमिशन वहां पर जो है वो हो गया, वहां पर आपने एडमिशन ले लिया दोस्तों, किसमें? एमबीबीएस में। उसके बाद में आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से कुछ कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैं सबका नहीं कह रहा हूं, कुछ कुछ जगहों पर ऑप्शंस होते हैं कि आप पीजी भी कर लोगे फ्री में। वो फ्री है, वो कर लोगे फिर आप। और इन कंट्रीज से अगर आप इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जैसे अमेरिका वगैरह है, इनसे अगर आप अपना एमबीबीएस करके आते हो तो आपको इंडिया में आकर भी नेक्स्ट एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, इंडिया वाले नेक्स्ट एग्जाम देंगे, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लैंग्वेज बैरियर, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में तो सब इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, दागिस्तान, नेपाल में भी कुछ थोड़ा बहुत तो हिंदी समझ लेते हैं, बांग्लादेश में भी समझ लेते हैं, चाइना है, वहां पर आपको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। अब लैंग्वेज सीखना उनकी मैंडेटरी क्यों? अब आप तो यहाँ से जा रहे हो ये सोच के कि भैया मैं तो जाऊंगा चिल करूंगा, उज्बेकिस्तान जाके, रशिया जाके, चाइना जाके मजे करूंगा, मैं क्या इंग्लिश बोलूंगा? मैं तो ठीक है बेटा, आप इंग्लिश बोल लोगे, मान लो आपने सोच लिया है कि आपको बोलनी है इंग्लिश, ओके, आपको उनकी लैंग्वेज नहीं सीखनी, ओके, मत सीखो आप। जब आपका एमबीबीएस फाइनल ईयर पे आएगा तो फाइनल में क्या होते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग्स होते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग्स होते हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग्स में आपको क्या करना पड़ेगा, पेशेंट्स के साथ डील करना पड़ेगा, पेशेंट देखने पड़ेंगे। अब मान लो आप रशिया में अपना एमबीबीएस कर रहे हो और वहां पर पेशेंट आपके पास में आ गया ओपीडी में, पेशेंट इंग्लिश बोलेगा? बिल्कुल भी नहीं बोलेगा पेशेंट इंग्लिश, उसको आती ही नहीं होगी। वो क्या बोलेगा? उसकी जो अपनी नेटिव लैंग्वेज है वो रशियन बोलेगा और आपको आती है इंग्लिश। कैसे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, कैसे उससे हिस्ट्री पूछोगे, कैसे पूछोगे तुमको क्या हो रहा है, कहाँ पर दर्द है? तो आपको वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज बैरियर है सब जगहों पर, आपको उनका सीखना पड़ेगा लैंग्वेज, तभी आप पेशेंट से जो है वो इंटरेक्ट कर पाओगे, बात कर पाओगे, तभी आप वहाँ का जो है ट्रीटमेंट सारा मेथड सीख पाओगे, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आपको इंग्लिश, ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कहीं थोड़ा बहुत कहीं मॉल्स में मार्केट्स में काम आ जाएगा, लेकिन पेशेंट्स के साथ में तो आपको वहां पर रशियन या जो भी लैंग्वेज है, उज्बेकिस्तान है या चाइना है, चाइनीज सीखनी पड़ सकती है आपको। जहां भी जाओगे वहां का लैंग्वेज आपको सीखना पड़ेगा, तो लैंग्वेज बैरियर रहता है, ये बहुत बड़ा एक कौन हम कह सकते हैं इस चीज को। वेदर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, क्या होता है, रशिया बहुत बड़ा कंट्री है और उसके छोटे छोटे जो कंट्रीज टूट के अलग हो गए थे वो भी काफी सारे हैं। कुछ जगहों पर क्या है, -10 से लेकर भाई साहब -20, -30 तक अगर टेम्परेचर जा रहा है, बच्चों को लगता है कि ये है कश्मीर की ठंड, हम इंडिया से जाएंगे, वहां हमको क्या मिलेगा देखने के लिए, स्नोफॉल मिलेगा। तुमको वहां 3 महीने सूरज ही देखने के लिए नहीं मिलेगा। -20 पे टेम्परेचर चलेगा हमेशा, तुम सुबह सुबह कॉलेज जाने के लिए उठोगे, सड़कों पे इतनी इतनी बर्फ मिलेगी तुम्हें और परेशान हो जाओगे। इतने ज्यादा कपड़े, इतनी ज्यादा आप इतने यूज टू नहीं होते हैं स्टूडेंट्स एकदम से, कोई भी इंसान हो। हम यहाँ 50 डिग्री दिल्ली में बैठ के झेल रहे हैं, वहां चले जाओ आप -20 डिग्री, एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं इस चीज को लेकर। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो वेदर कंडीशन, जब भी आप किसी भी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हो, आप ये मेक श्योर करके जाओ कि उस कंट्री का टेम्परेचर मिनिमम मैक्सिमम कैसा रहता है, ओवरऑल वेदर कंडीशंस कैसे हैं, ताकि आप बीमार ना पड़ जाओ और आपका एमबीबीएस का सपना सपना ही ना रह जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रोज एंड कॉन्स में आती हैं, एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको फ्री में सारा काउंसलिंग करवाना है, ये सारी चीज़ें पूछनी है ट्रांसपेरेंसी के साथ में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चॉकटॉक का एक गूगल फॉर्म का लिंक है, वो भर दो, कॉल आपके पास में आ जाएगा, सब कुछ डिटेल में पूछना फिर आप लोग। आज की वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।